हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फंडामेंटल लॉ। अगर आपने फंडामेंटल लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रिलिमिनरी सेक्शन को। प्रिलिमिनरी सेक्शन अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन इस सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो जुडिशियल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में भी जुडिशरी प्रिलिमिनरी से लिए गए 3 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अपने आंसर्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1 जो एविडेंस एक्ट के टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। तो इसका टाइटल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है और 1 सितंबर 1872 को ये फोर्स में आया था। एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड सेकंड इज़ जुडिशियल एक्सटेंट। टेरिटोरियल एक्सटेंट में ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन उस एक्ट के फोर्स में आने के बाद ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जुडिशियल एक्सटेंट इंक्लूड्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट सभी प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होता। तो वो प्रोसीडिंग्स जिन पर ये अप्लाई नहीं होता दोज आर नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जब सेक्शन 452 क्लोज 3 एंड सेक्शन 454 ऑफ CRPC के अंडर ऑर्डर पास करे तो वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड किया जाएगा और एविडेंस एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा। इंक्वायरीज डन बाय कलेक्टर अंडर बॉम्बे लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड इंक्वायरीज डन बाय कलेक्टर अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, दोज आर नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और इन पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर एंड प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये सभी कोर्ट मार्शल पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन कोर्ट मार्शल अंडर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 एंड इंडियन एयरफोर्स एक्ट पर अप्लाई नहीं किया जाता। ये सिर्फ मरीन एक्ट के अंडर जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाती हैं उन पर अप्लाई होता है। एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पर भी अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि एफिडेविट्स पर्सन की अपनी स्टेटमेंट होती हैं जो उसके फेवर में होती हैं, तो एक सफिशिएंट एविडेंस वो नहीं है जिन पर कोर्ट रिलाई कर सके। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर एफिडेविट की क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डिपोनेंट अवेलेबल है और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एफिडेविट में कही गई बातें सच पाई जाती हैं तो कोर्ट एफिडेविट पर रिलाई कर सकता है। नाउ वो प्रोसीडिंग्स जिन पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, CRPC 1973 के चैप्टर 9 के अंडर दी गई प्रोसीडिंग्स, सेकंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, थर्ड ऐसी इंक्वायरीज जो सेक्शन 97, 145, 340 ऑफ CRPC 1973 के अंडर की गई हैं, ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर आती हैं और इन सभी पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। नाउ सेक्शन 3 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लोज है। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कोर्ट में इंक्लूड होते हैं जजेस, मजिस्ट्रेट्स और वो पर्सन जिनके पास एविडेंस लेने की अथॉरिटी है, बट आर्बिट्रेटर्स कोर्ट में इंक्लूड नहीं होते। कोर्ट CPC के सेक्शन 2 और IPC के सेक्शन 19 में भी एक्सप्लेन किया गया है और अच्छे से समझने के लिए आप इन दोनों सेक्शन को रेफ़र कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट के सेक्शन 163 के अंडर अपील सुनता है तो वो कोर्ट नहीं है, लेकिन एक कमिश्नर जो पब्लिक सर्वेंट एक्ट के अंडर अपॉइंट किया गया है तो वो कोर्ट में इंक्लूडेड है अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। SDO जब पंचायत राज एक्ट के अंडर इलेक्शन पिटीशन सुन रहा होता है तब वो भी कोर्ट में इंक्लूड नहीं होता। सिमिलरली इनकम टैक्स ऑफिसर भी कोर्ट में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ फैक्ट्स लेक्चर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें।
फैक्ट के अलावा एविडेंस, प्रूव, डिसप्रूव, ये सभी कॉन्सेप्ट्स लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किए गए हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। फैक्ट की हम बात कर रहे थे, कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो फैक्ट है जब तक कि उसे गलत प्रूव ना कर दिया जाए। अब फैक्ट्स 4 तरह के होते हैं: फिजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ चीज़ें किसी ऑर्डर में रखी हैं, किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ सुना, ये सब फिजिकल फैक्ट्स हैं। किसी पर्सन की रेप्यूटेशन है या कोई वो ओपिनियन होल्ड करता है या उसकी इंटेंशन या उसका गुड फेथ, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। जो फैक्ट किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बताए वो पॉजिटिव फैक्ट, और जो फैक्ट किसी की नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताए तो वो नेगेटिव फैक्ट। नाउ फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू वो फैक्ट्स होते हैं जो सिविल केस में एक पार्टी एक्सेप्ट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई कर सकती है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट करती है और एक्यूज्ड डिनाई करता है। ये वो फैक्ट्स होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए जाएं, और जिन फैक्ट्स पर सवाल ना उठें वो सिर्फ फैक्ट बनकर रह जाते हैं। अब यहाँ फैक्ट्स इन इशू क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल, ए के ऊपर बी के मर्डर के चार्जेस लगे हैं, तो उसमें पहला फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी का मर्डर किया है, और दूसरा दैट ए की इंटेंशन बी का मर्डर करने की थी। अब ये फैक्ट्स इन इशू कैसे बने? क्योंकि प्रोसिक्यूशन बोलता है कि ये दोनों फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्यूज्ड इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। थर्ड फैक्ट इन इशू इज ए ने बी से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन रिसीव की। फोर्थ इज जब ए से बी की डेथ हुई तब उसे उस एक्ट के नेचर के बारे में नहीं पता था और वो अनसाउंड माइंड का था। अब ये दोनों फैक्ट्स को डिफेंडेंट एक्सेप्ट करेगा अपने आप को बचाने के लिए, और प्रोसिक्यूशन डिनाई करेगा डिफेंडेंट को सज़ा दिलाने के लिए। नाउ व्हाट इज़ इंडिया? इंडिया में इंक्लूड होती हैं उसकी टेरिटरी। टेरिटरी एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन आईपीसी में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आईपीसी के अकॉर्डिंग टेरिटरी में आती है इसकी लैंड, वाटर एंड एयर। वाटर में इंक्लूड होते हैं रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स। लेकिन सिर्फ इंटरनल वाटर ही नहीं, बल्कि सीज़ का वो हिस्सा भी इसमें इंक्लूडेड होता है, यानी किनारे से टच होता है, जिसको कॉमनली हम मैरीटाइम टेरिटरी कहते हैं। तो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है, और इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं उसकी शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड इवन प्राइवेट शिप्स जो हाई सीज़ में हैं और फॉरेन वाटर में हैं, एंड ऑल्सो फॉरेन प्राइवेट शिप्स जो जब वो इंडियन पोर्ट पर होती हैं। एंड एट लास्ट वो कॉलम ऑफ एयर जो सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के ऊपर है वो भी इंडिया में इंक्लूड हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें इंडिया में इंक्लूडेड हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। मीनिंग ऑफ एविडेंस हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंसेस वो एविडेंसेस हैं जो कंट्रोवर्शियल मैटर के मेन पॉइंट को टारगेट करते हैं, जिस पर पूरा केस डिपेंड करता है। एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो एविडेंसेस हैं जो एक सीरीज ऑफ फैक्ट्स से रिलेट करते हैं। उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस की एक चेन बनानी पड़ती है जो एक के बाद एक कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद साबित के ऊपर सोडोमी और एक 9 साल के बच्चे के मर्डर का आरोप लगा। अब इस केस में कोई आई विटनेस नहीं था जिसने उसे क्राइम करते देखा हो, सिर्फ एक चेन ऑफ एविडेंस प्रेजेंट थे। जैसे कि पहला कि एक्यूज उस बच्चे के साथ उस तरफ जाता दिखाई दिया जहां बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, और दूसरा कुछ देर बाद जब एक्यूज वहां से वापस आया तब वो अकेला था। ये सब एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जो उस सर्कमस्टेंस में ये इशारा करते हैं कि एक्यूज्ड ने ही मर्डर किया है। उसके बाद आते हैं रियल एंड पर्सनल एविडेंसेस। रियल एविडेंसेस वो फिजिकल फैक्ट्स होते हैं जो एज एन एविडेंस कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए उसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, और पर्सनल एविडेंसेस ह्यूमन एजेंसी से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी का मर्डर किया। अब विटनेसेस कोर्ट में आकर स्टेटमेंट देते हैं कि उन्होंने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा है, तो ये हैं पर्सनल एविडेंसेस, जब हम पर्सनली कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट देते हैं। नाउ
ओरिजिनल एंड अनओरिजिनल एविडेंसेस। अनओरिजिनल एविडेंसेस को हम सेकेंड हैंड डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। तो ओरिजिनल एविडेंसेस वो होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट किए गए हैं, जैसे कि ओरिजिनल सेल डील। लेकिन अगर सेल डील की कॉपी प्रेजेंट की गई है तो वो अनओरिजिनल या फिर सेकेंड हैंड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। नाउ सब्सटैंटिव एंड नॉन सब्सटैंटिव एविडेंसेस। सब्सटैंटिव एविडेंसेस वो एविडेंसेस हैं जिन पर कोर्ट ईजिली रिलाई कर सकती है, और नॉन सब्सटैंटिव ऐसे एविडेंसेस हैं जो या तो सब्सटैंटिव एविडेंस को सपोर्ट करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एविडेंसेस। पॉजिटिव एविडेंसेस किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं, और नेगेटिव एविडेंसेस किसी चीज़ की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। एंड एट लास्ट प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एविडेंसेस। ये एविडेंसेस तो इनके नाम से ही क्लियर है। प्रोसिक्यूशन विटनेस जो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करते हैं, और डिफेंस विटनेस जो डिफेंस वर्जन को सपोर्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ विटनेसेस। सबसे पहले आई विटनेसेस। आई विटनेस वो होता है जिसने रियल टाइम में क्राइम को होते हुए देखा है। ऐसे विटनेसेस ग्रेटर वैल्यू होल्ड करते हैं। देन चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस पर कोर्ट सिर्फ तब रिलाई करती है जब उसकी स्टेटमेंट बाकी विटनेसेस की स्टेटमेंट से सपोर्टेड हो। उस केस में चाइल्ड एक क्रेडिबल विटनेस है। देन पुलिस विटनेस। पुलिस ऑफिशियल की स्टेटमेंट जो कि रिलायबल है, उस स्टेटमेंट पर इसीलिए क्वेश्चन नहीं राइज किया जा सकता कि उसकी स्टेटमेंट किसी इंडिपेंडेंट विटनेस से सपोर्टेड नहीं है। नाउ रिलेटेड एंड इंटरेस्टेड विटनेसेस। रिलेटेड विटनेस नेचुरल विटनेस है जिसका क्राइम स्पॉट पर प्रेजेंट होना जाहिर सी बात है। जैसे कि अगर क्राइम घर में हुआ है तो नेचुरल विटनेस फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो उन्हें अनरिलायबल बस इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स हैं, और वो भी क्रेडिबल विटनेस है, क्योंकि जब तक क्राइम पब्लिक स्पॉट में नहीं हुआ हो तो नेचुरल विटनेस स्ट्रेंजर्स नहीं बल्कि फैमिली मेम्बर्स ही होंगे। इंटरेस्टेड विटनेस वो विटनेसेस होते हैं जो क्राइम के विटनेस से रिलेटेड होते हैं, जो एक्यूज को सज़ा दिलाने में इंटरेस्ट रखते हैं। वो कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, फ्रेंड, सर्वेंट और मास्टर। उसका क्राइम स्पॉट पर प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। नाउ होस्टाइल विटनेस। अगर विटनेस एफआईआर में कही गई बात से अपोजिट कोर्ट में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो होस्टाइल विटनेस कहलाता है, बट कोर्ट होस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करती। अब कोर्ट उसकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देन कम्स चांस विटनेस। अगर बाय कोइंसिडेंस कोई पर्सन क्राइम स्पॉट से गुजर रहा होता है और उसने क्राइम को होते हुए देख लिया, उसे हम चांस विटनेस बोलेंगे। नाउ स्टार विटनेस। स्टार विटनेस प्रिंसिपल या मेन विटनेस होता है जिस पर पूरा केस रिलाई करता है। स्टार विटनेस केस का इकलौता बट इम्पॉर्टेंट एविडेंस या विटनेस होता है। नाउ सिंगल विटनेस। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग केस को प्रूव करने के लिए एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें लिखा हो कि एक सिंगल विटनेस के स्टेटमेंट पर केस डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो सिंगल विटनेस भी क्रेडिबल विटनेस माना जाता है। नाउ द डॉक्ट्रिन फॉल्सस इन ऊनो, फॉल्सस इन ओमनिबस। इस डॉक्ट्रिन में ऊनो का मतलब है वन एंड ओमनिबस का मतलब है ऑल। इस मैगजीम का मतलब है कि एक चीज़ जो एक पर्सन के लिए गलत है वो सबके लिए गलत है। ये मैगजीम इंडिया में इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये आर्ग्यू किया जाता है कि इस मैगजीम के अकॉर्डिंग अगर विटनेसेस के स्टेटमेंट का एक पार्ट गलत है तो उसके बेसिस पर उसकी पूरी स्टेटमेंट को डिसबिलीव नहीं किया जा सकता। और ये रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ कॉशन है जिसकी इंडिया में कोई एप्लीकेशन नहीं है। ऊपर दिए गए केस में प्रोसिक्यूशन का कहना था कि सभी एक्यूज्ड गिल्टी हैं, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 एक्यूज को रिलीज़ कर दिया और सिर्फ 2 को सज़ा दी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बाकी 4 विटनेसेस की और एक्यूज की स्टेटमेंट कन्विक्शन के लिए काफ़ी नहीं थी, तो बचे हुए 2 पर्सन के स्टेटमेंट पर बाकियों को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 4
विच टॉक्स अबाउट मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। इस सेक्शन को समझने के लिए पहले प्रिजम्पशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कोर्ट एक केस को डिसाइड करने के लिए किसी भी फैक्ट पर रिलाई तब तक नहीं करती जब तक कि वो प्रूव ना कर दिया जाए। लेकिन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई फैक्ट प्रूव नहीं किया गया है तो उस फैक्ट को कोर्ट कंसीडर कर सकती है। मतलब कोर्ट कुछ चीज़ों को प्रिज्यूम कर सकती है और वो प्रिजम्पशन दो फैक्ट्स के कनेक्शन से अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, राम की वॉच चोरी हो गई है और चोरी के कुछ ही दिनों बाद वो सेम वॉच श्याम के पास दिखाई दी। अब इसमें नेचुरल प्रिजम्पशन क्या होगी कि या तो श्याम ने वो वॉच चुराई है या उसने वो वॉच उस पर्सन से खरीदी है जिसने उसे चोरी किया है। अब प्रिजम्पशन भी तीन तरह की होती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तब होता है जब कोर्ट फैक्ट को प्रिज्यूम करती है। अभी जो एग्जाम्पल दिया वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का ही एग्जाम्पल था। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है और उसे कोर्ट इग्नोर कर सकती है, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आईपीसी के सेक्शन 82 में लिखा है दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। तो क्रिमिनल केस में अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि ऑफेंडर 7 साल से कम की एज का है तो कोर्ट उसे इनोसेंट प्रिज्यूम कर लेगी और कोर्ट किसी भी एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो उसकी गिल्ट को प्रूव कर रहा हो। ये एग्जाम्पल इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का है जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का ही पार्ट है। नाउ रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है? एक पर्सन को कोर्ट इनोसेंट मानती है जब तक कि उसकी गिल्ट प्रूव ना कर दी जाए। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ चाइल्ड इज़ बोर्न फ्रॉम अ लीगल वेडलॉक तो वो लेजिटिमेट प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन उसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन अराइज करता है तो उसे प्रूव करना होगा कि वो इलेजिटिमेट है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में रिबटेबल प्रिजम्पशन और इररिबटेबल प्रिजम्पशन में एक डिफरेंस है कि इररिबटेबल प्रिजम्पशन में कोर्ट प्रिजम्पशन को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन रिबटेबल प्रिजम्पशन में डिसप्रूव करने के लिए कोर्ट एविडेंस एक्सेप्ट कर लेती है। मिक्स्ड प्रिजम्पशन में दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बोथ, क्योंकि एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ सेक्शंस में ये लिखा होता है दैट कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट और कुछ सेक्शन में ये लिखा होता है दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट। जिन सेक्शंस में ये लिखा होता है दैट कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है और जिन सेक्शन में लिखा होता है कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। Now, what is the difference between presumption of fact and presumption of law? First, presumption of fact logic और law of nature पर based होता है। On the other hand, presumption of law के provisions पर based होता है। Second, ये rebuttable है और ये conclusive है unless rebutted। Third, ये uncertain है और ये certain है। It is ignorable but इसे ignore नहीं किया जा सकता। ये customs और ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बेस्ड है पर ये जुडिशियल नॉर्म्स पर बेस्ड है। ये कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी है इसीलिए इसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी है इसीलिए कोर्ट इसे इग्नोर नहीं कर सकती। नाउ एट लास्ट, व्हाट इज मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। जब भी कहीं ये दिया गया है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो फैक्ट को प्रूव करे, प्रिज्यूम करे या ना करे। नाउ एविडेंस एक्ट के सेक्शन 90 में ये लिखा है व्हेन अ डॉक्यूमेंट ऑफ 30 years ओल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी देन कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी इट वॉज प्रोड्यूस्ड। अब कोर्ट चाहे तो इसे प्रिज्यूम कर सकता है चाहे तो ना करे, लेकिन शैल प्रिज्यूम डिस्क्रिशनरी नहीं है। इसमें कोर्ट को कंपेल किया जाता है कि कोर्ट इस फैक्ट को प्रूव्ड माने, लेकिन इसमें कोर्ट के पास ये लिबर्टी भी है कि अगर कोई अपोजिट पार्टी को अलाउ कर सकता है कि अपोजिट पार्टी उसे डिसप्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकती है और अगर अपोजिट पार्टी उसे प्रूव करने में सक्सेसफुल हो तो डिसप्रूव करने में सक्सेसफुल हो तब कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम नहीं करेगी। नाउ कंक्लूसिव प्रूफ, जहाँ कहीं भी ये दिया गया है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी।
मतलब ना तो कोर्ट किसी पार्टी को फैक्ट को प्रूव करने के लिए बुला सकती है और ना ही डिसप्रूव करने के लिए। सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस एक्ट में ये दिया गया है दैट फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कंपीटेंट कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कोर्ट में सूट फाइल की ये डिक्लेयर करवाने के लिए कि बी उसकी लीगली वेडेड वाइफ है। कोर्ट डिक्री पास कर देता है जिसमें ये लिखा होता है दैट बी इज़ अ लीगली मैरिड वाइफ ऑफ ए। अब कुछ सालों बाद ए और बी मिलकर के डी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देते हैं सी की प्रॉपर्टी के लिए और बोलते हैं कि बी सी की विडो है। अब डी कोर्ट में ए वर्सेस बी केस की जजमेंट की कॉपी प्रोड्यूस करता है जिसमें ये लिखा होता है कि बी इज़ लीगली मैरिड वाइफ ऑफ ए। अब बी ए की लीगली मैरिड वाइफ है तो वो सी की विडो कैसे हो सकती है? इसीलिए जब जजमेंट प्रोड्यूस कर दी गई है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, तो कोर्ट बी को अलाउ नहीं कर सकता ताकि वो प्रूव करे कि वो सी की विडो है। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिलिमिनरी सेक्शन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेक्चर के बारे में अपने व्यूज़ और इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।